तो इसके आसपास कुछ सेल्स होती हैं जिनसे ये एंजाइम फॉर्म होता है, जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर भरा है। अब यहां पे बात आती है बेटा अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, या उससे पहले न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड दो तीन डिजीज हैं, बस एक बार उनके नाम सुन लेंगे। पहली एक डिजीज काफी फेमस है, आपने सुना होगा, जिसे कहा जाता है एल्जाइमर डिजीज। नाम सुना है ना? ये जो एल्जाइमर्स डिजीज है, कैरेक्टर क्या होता है इसका? याददाश्त गायब। एल्जाइमर के अंदर क्या होता है? मेमोरी लॉस। तो एल्जाइमर डिजीज का मेन कैरेक्टर होता है कि यहां मेमोरी लॉस होती है। और एल्जाइमर होता क्यों है? तो अगर मैं सिंपली इसे डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा कि एल्जाइमर इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एसिटाइल कोलिन। ये कब होता है? जब अगर एसिटाइल कोलिन की डेफिशिएंसी हो। अपने ब्रेन के अंदर अगर एसिटाइल कोलिन की डेफिशिएंसी है तो उस डेफिशिएंसी में डिजीज कौन सी हो जाती है? एल्जाइमर डिजीज हो जाती है। वैसे तो अगर देखें तो एल्जाइमर डिजीज की जो पैथोलॉजी है वो उतनी सिंपल नहीं है। एक बीटा माइलॉइड प्रोटीन है, उसके बारे में बात करते हैं कि उस प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, कई सारी चीजें हैं, पर हमसे उतना ज्यादा याद रखने की उम्मीद नहीं की जाती। हमें सिंपली इतना याद रख लेना है कि अगर एसिटाइल कोलिन की कमी हुई सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर तो फिर यहां डिजीज कौन सी हो जाती है? एल्जाइमर। तो हमने कहा कि एसिटाइल कोलिन की कमी हो, और एसिटाइल कोलिन की कमी कहां हो जाए? तो अपन ने कहा सीएनएस में। एल्जाइमर के बाद फिर एक डिजीज और आती है जिसका नाम है पार्किंसंस डिजीज। ये जो पार्किंसंस डिजीज है, इसके इसका कैरेक्टर होता है कि इसके जो पेशेंट हैं उनके क्या होता है कि हाथ पैर कांपते हैं, उनके अंदर क्या होता है? ट्रेमर्स होते हैं। तो यहां पे पार्किंसन के अंदर क्या होता है? इसका कैरेक्टर हो जाता है ट्रेमर्स। और ट्रेमर्स कहां होगी? लिम्स के अंदर, यानी कि हाथ पैर यहां पर क्या होगा? कांपने लगेंगे। और ये पार्किंसन होता किसकी वजह से है? तो पार्किंसन होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डोपामीन। तो ये हो रहा है डोपामीन की डेफिशिएंसी से। और डोपामीन की डेफिशिएंसी कहां होनी चाहिए? तो ये डेफिशिएंसी हो बेटा मिड ब्रेन में। तो अगर मिड ब्रेन के अंदर डोपामीन की डेफिशिएंसी हो तो कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? पार्किंसन डिजीज कहा जाता है। तो पहली कौन सी हुई? एल्जाइमर। एल्जाइमर के बाद अगली कौन सी आ गई? पार्किंसन। पार्किंसन के बाद अगली एक और डिजीज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं शिजोफ्रेनिया। शिजोफ्रेनिया जो है, इसमें क्या होता है कि एक तो पागलपन, शिजोफ्रेनिया में क्या होता है? पागलपन। और दूसरा यहां पे जो बिहेवियर है वो कैसा हो जाएगा? वायलेंट बिहेवियर हो जाता है। ठीक। तो शिजोफ्रेनिया का कैरेक्टर क्या हुआ? कि मैडनेस होगी, ठीक। और दूसरा क्या होगा? कि वायलेंट बिहेवियर, यानी कि मारपीट पे उतारू। तो किस किस को बीमारी है? पड़ोसी बताएंगे। अच्छा, मारती है तुमको? नहीं। अच्छा, पागलपन है, मतलब अभी थोड़ी कमी है। और कोई? ये वो तो तुम्हारी तरफ इशारा कर रहा है। नहीं। चलो, तो शिजोफ्रेनिया जो है इसमें क्या होता है बेटा? मैडनेस, और साथ में क्या होगा? वायलेंट बिहेवियर होता है। शिजोफ्रेनिया होता है ड्यू टू एक्सेस ऑफ डोपामीन। जब अगर एक्सेस ऑफ डोपामीन हो, डोपामीन अपन ने कहा था ना इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो अगर डोपामीन का एक्सेस हो, यानी कि ज्यादा सेक्रेट हो रहा हो, तो डिजीज जो होती है इसको अपन क्या बोलते हैं? शिजोफ्रेनिया कहते हैं। तो ये जो तीन डिजीज अपन ने पढ़ी, ये न्यूरोट्रांसमीटर की कमी या न्यूरोट्रांसमीटर के ज्यादा होने की वजह से होती है। यहीं पर मैं आपको साथ में याद दिला दूं कि जब हम हार्ट के रेगुलेशन की बात कर रहे थे तब हमने कहा था कि एसिटाइल कोलिन हार्ट रेट को घटाता है, कहा था ना। और हमने कहा था कि नॉर एडिनेलिन हार्ट रेट को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है या घटाता है? क्योंकि वो काम किसकी तरह करता है? न्यूरोट्रांसमीटर की तरह। यानी कि क्या हुआ कि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की नर्व्स जाकर के आपके ऐसे नोड से जुड़ी, ध्यान दो,
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की नर्व जाकर के ऐसे नोड से जुड़ी, तो वहां क्या बना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। वो जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उस पे सिंपैथेटिक नर्व्स जो हैं वो तो रिलीज कराती हैं नॉरएड्रेनालिन, जो हार्ट रेट को बढ़ा देता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स वो जाकर के रिलीज क्या कराती हैं, तो एसिटाइल कोलिन रिलीज कराती हैं, जो कि हार्ट रेट को क्या करेगा, घटा देता है। तो वहां पर एसिटाइल कोलिन या नॉरएड्रेनालिन काम किसकी तरह कर रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। इसके बारे में लिखो, फिर बात करते हैं सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पार्किंसन में इनिशियली जो सिम्टम्स है वो ट्रेम्बलिंग होते हैं, फिर बाद में क्या होता है, सिम्टम बहुत ज्यादा बिगड़ते चले जाते हैं, पर्सन से सीधे खड़े भी नहीं हुआ जाता। हाँ, जो बॉक्सर था उसमें। देखिए, अब इससे पहले कि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ बढ़ें, उससे पहले हमें कुछ टर्म्स जानना जरूरी है। यहां पे ये बेटा मैंने बनाया साइटोन, ये क्या है, साइटोन है, और साइटोन के बाद ये क्या है, एक्सॉन। कई सारे साइटोन का ग्रुप, कई सारे साइटोन का ग्रुप अगर मौजूद होगा आपके सीएनएस में, अगर ग्रुप ऑफ साइटोन कहां है, सीएनएस में, तो इसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियाई। तो इसको अपन नाम क्या देते हैं बेटा, न्यूक्लियाई नाम दिया जाता है। तो अगर कई सारे साइटोन का ग्रुप आपके सीएनएस के अंदर है, तो आप इसको नाम क्या देंगे, न्यूक्लियाई नाम देंगे। वहीं पर अगर यही साइटोन का ग्रुप आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मौजूद है, तो आप इसको नाम देते हैं गैंग्लिया। तो इसे क्या कहा जाता है, गैंग्लिया। यानी कि अब मैं आगे जब भी अगर कहूं न्यूक्लियाई, तो न्यूक्लियाई कहते ही आपको समझ जाना है कि हम बात किसकी कर रहे हैं, सीएनएस की, और किसकी हम बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ साइटोन की बात कर रहे हैं। कई सारे साइटोन का ग्रुप है, सीएनएस में पाया जा रहा है, तो हमने न्यूक्लियाई कह दिया। अगर पीएनएस में मौजूद है तो इसे हम क्या बोलते हैं, गैंग्लिया। वहीं पर ये वाला पार्ट आपका एक्सॉन है, और कई सारे एक्सॉन का ग्रुप अगर मौजूद हो आपके सीएनएस के अंदर, तो सीएनएस में इसको हम नाम देते हैं ट्रैक्ट। सीएनएस में से क्या कहा जाता है, ट्रैक्ट नाम दिया जाता है। मतलब जब भी अगर मैं कहूं कि ट्रैक्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सीएनएस के अंदर है, और ये बंडल ऑफ एक्सॉन है, कई सारे एक्सॉन का बंडल है। और वहीं पर अगर यही मौजूद हो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, तो इसी चीज को आप नाम देते हैं नर्व फाइबर। तो क्या कहा जाता है, नर्व फाइबर कहा जाता है। तो जब अगर सीएनएस के अंदर हो तो आपने क्या कहा, ट्रैक्ट, और पीएनएस में अगर मौजूद हो तो आपने इसी को क्या कहा, नर्व फाइबर। यानी कि ट्रैक्ट और नर्व फाइबर सेम बातें होती हैं, एक्सॉन के बंडल हैं, बस लोकेशन अलग होती है। ऐसे ही न्यूक्लियाई और गैंग्लिया सेम बातें होती हैं, साइटोन के ग्रुप होते हैं, बस इनकी लोकेशन अलग होती है। तो पहले ये चार टर्म्स अपने को समझ में आई। अब देखिए, जब भी हम ब्रेन के बारे में बात करेंगे तो हम दो तरीके के एरियाज के बारे में बात करते हैं। सो अबाउट एरियाज इन ब्रेन, ब्रेन के बारे में बात करते हुए जो दो एरियाज के नाम आते हैं, उनमें से एक आ जाता है आपका ग्रे एरिया, और दूसरा आता है वाइट एरिया। एक कौन आता है, ग्रे, और दूसरे को आप क्या कहेंगे, वाइट एरिया आते हैं। ठीक, ग्रे एरिया का मतलब क्या हुआ कि इसका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, ग्रे। अब आप देखिए, जो ग्रे एरिया है, यहां पे साइटोन होगा, जहां भी ग्रे एरिया है वहां साइटोन होगा, और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं। तो यहां साइटोन और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन होंगे, जो कहां पाए जाएंगे, आपके ग्रे एरिया के अंदर। कहानी कुछ ऐसे समझना, साइटोन में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का कलर कैसा दिखाई देगा, डार्क। अब यहां पर अगर मैं इस बोर्ड में अगर बात करूं, तो लगभग लगभग जरा इस वाले रीजन पर अपन जरा ध्यान देंगे। ठीक,
जैसे मान लो यहां इस रीजन पे बात करें, तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो पीछे ब्लैक इंक है वो हल्की हल्की सी बोर्ड पे लगी, और जबकि अगर मैं इस वाले रीजन में बात करूं तो ये वाला रीजन लगभग एकदम साफ है। तो यहां पे जो न्यूक्लियस होगा वो छोटे छोटे डॉट्स के फॉर्म में तुमको दिखेगा। जब न्यूक्लियस अगर डॉट्स के फॉर्म में दिखेगा तो वो एरिया आपको कंपेटिबली कैसा दिखाई देगा, कुछ ग्रेइश अपीयरेंस वाला। और जबकि वहीं पर जो व्हाइट एरिया है इसके अंदर पाए जाते हैं केवल माइलिनेटेड न्यूरॉन। व्हाइट एरिया में केवल क्या रहेगा, माइलिनेटेड एक्सॉन होंगे। और ये जो माइलिन है वो आपको पता है कि लिपिड है, तो लिपिड होने की वजह से इसका कलर कैसा रहेगा, व्हाइट। तो व्हाइट एरिया जहां कहीं भी होगा वहां क्या होंगे, माइलिनेटेड एक्सॉन पाए जा रहे होंगे। जबकि ग्रे एरिया जहां भी होगा वहां पे साइटोन होगा और साथ में नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन मौजूद होंगे, तो उसको अपन क्या कहेंगे, ग्रे एरिया कहेंगे। तो अपने को न्यूक्लियाई, गैंग्लिया, ट्रैक्ट, नर्व फाइबर, ग्रे एरिया, व्हाइट एरिया, ये सारी टर्म्स के मतलब समझ में आते हैं कि इसका मतलब क्या क्या होता है। अब इन मतलबों को समझने के बाद अपन बात करेंगे ब्रेन के बारे में, और हम स्टार्ट करेंगे कि कहां मौजूद होता है, कैसा होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, और फिर हम देखेंगे इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं और इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो फटाफट इसको लिखो फिर आगे बढ़ें। हाँ, व्हाइट एरिया जनरली ब्रेन का वो एरिया होता है जो इंपल्स को कंडक्ट कर रहा होता है, तो उसको अपन बोलते हैं व्हाइट एरिया। तो वहां पे जनरली एक्सॉन ही एक्सॉन पाए जाते हैं, तो एक्सॉन ही तो इंपल्स आगे कंडक्ट करेंगे। जबकि साइटोन वाला जो पार्ट है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस कराता है, तो प्रोसेसिंग जितनी होती है वो साइटोन वाले पार्ट के अंदर होती है, तो वो होता है ग्रे एरिया। लिख गया। देखिए, जब भी अगर आपको सीएनएस, पीएनएस, इन सारी चीजों को समझना है तो आप एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल ले सकते हैं अपने कंप्यूटर का। आपके कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है, ठीक, एक मॉनिटर होता है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, वेब कैम हो सकता है, माइक हो सकता है। तो देखें जो सीपीयू है वो क्या हुआ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कही जाती है ना, पूरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस इसे करना है, तो ये अपना सीएनएस है। अब सीपीयू को इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि आपको क्या चाहिए, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है, कीबोर्ड और माउस, या आपने वेबकैम, माइक जो भी लगा रखा है वो उसको इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। यानी कि सीएनएस की तरफ इंफॉर्मेशन जा रही है, तो वो कौन से फाइबर हो गई, एफरेंट। और वहीं जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से सीपीयू से जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो आपको मॉनिटर पे आती है, प्रिंटर पे आएगी, या आपके स्पीकर पे आएगी। तो यहां पे जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो वाले फाइबर कौन से हो गए, मोटर। वो कौन से हुए, मोटर। तो सेंसरी ऑर्गन में कौन हुआ, कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीजें। मोटर में कौन हो गया, जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सारी चीजें आ जाती हैं आपके मोटर वाले पार्ट के अंदर, जो आपको काम करके देंगी। पर पूरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कौन करेगा, तो ये काम किसका रहेगा, सीपीयू यानी कि सीएनएस का। तो हम बात करते हैं अपने सीएनएस के बारे में, कि हमारे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। सो अबाउट सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। ये जो हमारा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम है इसके बारे में हम बेटा कहते हैं कि ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट है। तो हमारी बॉडी में सेंट्रल
इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट कौन होता है? सीएनएस। तो जितनी भी इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करना है, उनको प्रोसेस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है अपने पास? सीएनएस रेस्पॉन्सिबल होता है। अब ये सीएनएस कैसे काम करता है, या सीएनएस के अंदर पार्ट क्या क्या होते हैं? तो हम जानते हैं कि सीएनएस के अंदर दो चीजें आएंगी। एक तरफ तो आपका आ जाएगा ब्रेन, और दूसरी तरफ आता है स्पाइनल कॉर्ड। तो एक तरफ कौन आया? ब्रेन, और दूसरी तरफ कौन आ गया? स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि ये दोनों इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनको पहले तो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना। तो जो हमारा ब्रेन है, इसको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? सो ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय स्कल। अपन कहेंगे हमारा स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। स्कल में भी अगर हम बात करें तो हमारे स्कल में दो कंपोनेंट होते हैं, फेशियल और क्रेनियल कंपोनेंट। तो यहां पे कौन प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन? क्रेनियल बोन्स। तो हमने कहा कि स्कल में कौन प्रोवाइड करेगा? क्रेनियल बोन्स इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो क्रेनियल बोन्स यहां पर हो गए। अब ये जो क्रेनियल बोन्स है, इनका नंबर होता है अपने अंदर 8। कितनी क्रेनियल बोन पाई जाती हैं? 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं। हम इनके नाम तभी देखेंगे जब हम स्केलेटन के बारे में पढ़ रहे होंगे। अभी बस इतना याद कर लेंगे कि स्कल इसको प्रोटेक्ट करता है, ये स्कल का काम है। वहीं पर जो वर्टिबल जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसको प्रोटेक्ट करना काम होता है वर्टिब्रल कॉलम का। सो इट इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। हमारी स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ क्या मौजूद है बेटा? वर्टिब्रल कॉलम पाया जा रहा है। तो वर्टिब्रल कॉलम किसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? स्पाइनल कॉर्ड को। जबकि ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना काम किसका है? हमारे स्कल का काम होता है। अब यहां पे ये हुआ कि सब प्रोटेक्शन किसने दी। प्रोटेक्शन के बाद अब हम यहां जरा बात करते हैं अपने ब्रेन के डेवलपमेंट के बारे में, कि हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट होता कैसे है। देखिए, जितना भी अपना जो सीएनएस है, या जितना भी न्यूरल टिश्यू है, सीएनएस क्या रादर अगर मैं कहूं कि जो पूरा जो न्यूरल टिश्यू है, उसका ओरिजिन किससे होता है? तो ये ओरिजिनेट होता है एक्टोडर्म से। हमारा न्यूरल टिश्यू बेटा कहां से ओरिजिनेट हुआ? एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है। सो ओरिजिन ऑफ न्यूरल टिश्यू इज एक्टोडर्मल। तो ये ओरिजिनेट कहां से हो रहा है? एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है हमारा न्यूरल टिश्यू। अब ये जो न्यूरल टिश्यू हमारा एक्टोडर्म से ओरिजिनेट हो रहा है, कैसे डेवलप होता है? तो आप देखो, हमने बात की थी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे एक स्टेज आती है गैस्ट्रोला। सबसे पहले क्या था? जाइगोट। जाइगोट से क्या बना था? मोरुला। फिर इससे क्या बना? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद क्या बना? गैस्ट्रुला। और हमने कहा था कि गैस्ट्रुला ही वो स्टेज है जबकि जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। यहां गैस्ट्रुला स्टेज में फॉर्मेशन होता है एक न्यूरल ट्यूब का। गैस्ट्रुला स्टेज में क्या बनेगा बेटा? एक न्यूरल ट्यूब बनती है। तो गैस्ट्रुला स्टेज में फॉर्मेशन होता है एक न्यूरल ट्यूब का। और ये जो न्यूरल ट्यूब है, इस न्यूरल ट्यूब का ही जो एंटीरियर पार्ट है, ये एंटीरियर पार्ट आपका बनाता है ब्रेन, और इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है, ये फॉर्मेशन करता है आपके अंदर स्पाइनल कॉर्ड का। तो पोस्टीरियर पार्ट क्या बनाएगा? स्पाइनल कॉर्ड। जबकि एंटीरियर पार्ट क्या फॉर्मेशन करेगा? ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए, हमारे ब्रेन का लगभग 2 से 3 साल की एज तक लगभग 70% डेवलपमेंट हो चुका होता है। 6 साल की एज आते आते हमारा ब्रेन लगभग 100% डेवलप हो जाता है। तो 70% डेवलपमेंट 2 से 3 साल तक। 6 साल की एज आते आते ब्रेन का डेवलपमेंट कितना हो गया? 100%। मतलब अब अगर तुम सोचे बैठे हो कि तुम्हारा ब्रेन विकसित होगा, तो सोचना व्यर्थ है। जितना जो कुछ डेवलप होना था वो हो चुका, अब वो हमेशा ऐसे ही रहने वाला है। ठीक। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड लगभग 4 से 5 साल की एज तक फुली डेवलप हो चुकी होती है। पूरी तरीके से डेवलपमेंट इसके अंदर हो जाता है। तो डेवलपमेंट यानी कि जितना भी सीएनएस का डेवलपमेंट है, ये लगभग कितना, तो अपन कहें कि 5-6 साल के आसपास तक पूरा डेवलपमेंट हो चुका होता है।
अब यहां हमारे ब्रेन के अंदर पार्ट्स कौन कौन से आते हैं और इनके अलग अलग फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो अपने को देखना है। पर एक चीज सोचो, ब्रेन जब इतना ज्यादा वीआईपी ऑर्गन है, पूरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, तो क्या ब्रेन के पास अपनी एक प्रोटेक्शन नहीं होनी चाहिए? यस। तो हम यहां बात करेंगे ब्रेन के पास खुद की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसके बारे में। तो एक बार जरा इतना लिखो, फिर आते हैं ब्रेन की कवरिंग्स पे। या चलो पहले मैं एक बार पढ़ा देता हूं, फिर लिख लेंगे अपन। तो देखिए, हमारे ब्रेन की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है इसको कहा जाता है मेनिंजेस। क्या बोलते हैं बेटा? मेनिंजेस कहा जाता है। जब आप एक के बारे में बात करेंगे तो आप टर्म यूज करेंगे मीनिंग्स। एक के बारे में बात की तो टर्म क्या ली? मीनिंग्स। और जब अगर ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो हम क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं। ये जो मेनिंजेस या मीनिंग्स हैं, इनका काम होता है कि ये कवर करते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। तो ये कवर किस किस को करेंगे? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करना काम होता है हमारी मेनिंजेस का। तो मेनिंजेस ने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कवर किया। कौन कौन सी मेनिंजेस होती हैं? तो आप देखिए, सबसे पहले जो आउटर मोस्ट है इसका नाम होता है ड्यूरामीटर। आउटर मोस्ट का नाम क्या रहेगा बेटा? ड्यूरामीटर नाम होता है। तो जो आउटर मोस्ट है इट इज कॉल्ड एज ड्यूरामीटर। अगर आपको याद रहा हो तो हमने एनिमल टिश्यू में जब वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की शीथ के बारे में बात की थी तो हमने एग्जांपल कोट किया था ड्यूरामीटर। तो यहां जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, इस आउटर मोस्ट कवरिंग का नाम क्या है बेटा? ड्यूरामीटर नाम होता है। तो ये जो ड्यूरामीटर है ये पाई जाती है जस्ट हमारी क्रेनियल बोन्स के नीचे, यानी कि यहां पर ये ऊपर की तरफ आपकी क्या मौजूद है? क्रेनियल बोन्स है। तो हमारी क्रेनियल बोन्स के ठीक नीचे की तरफ जो लेयर पाई जाती है उसको नाम क्या दिया है? ड्यूरामीटर कहा। ड्यूरामीटर अभी हमने कहा कि ये WFCT की शीथ की बनी होती है। किसकी बनी होती है? WFCT की बनी हुई लेयर होती है जिसे कहा जाता है ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर के बाद फिर अगली लेयर आती है इसके नीचे की तरफ जिसको हम नाम देते हैं अरेक्नॉइड मीटर। ये लेयर केवल मैमल्स के अंदर ही पाई जाती है। ये केवल कहां होती है? मैमल्स के अंदर। बाकी एनिमल्स के अंदर ये लेयर नहीं पाई जाती है। तो ये थिन लेयर होती है। तो इस थिन लेयर को मैंने नाम क्या दिया? अरेक्नॉइड मीटर। ये जो अरेक्नॉइड मीटर है इसकी स्ट्रक्चर कुछ कुछ देखने में स्पाइडर के वेब जैसी होती है। किसके जैसी? स्पाइडर वेब जैसी स्ट्रक्चर होती है। स्पाइडर और स्कॉर्पियन आते हैं क्लास अरेक्निडा के अंदर। अरेक्निडा नाम से ही वर्ड बना है अरेक्नॉइड मीटर। तो ड्यूरामीटर के बाद दूसरा कौन आता है? अरेक्नॉइड मीटर। अरेक्नॉइड मीटर के बारे में मैंने क्या कहा कि पहली बात तो थिन है, दूसरी बात है वेस्कुलर है, और तीसरी बात है कि जो अरेक्नॉइड मीटर है इट इज प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ मैमल्स। केवल कहां पाई जाती है? मैमल्स के अंदर। तो ये एक मैमेलियन कैरेक्टर है, यानी कि फ्रॉग हो, क्रोकोडाइल हो, स्नेक हो, बर्ड हो, किसी भी एनिमल के अंदर अरेक्नॉइड मीटर नहीं पाई जाएगी। ये केवल और केवल मैमल्स के अंदर ही पाई जाती है। अब अगर आप ध्यान दें तो ड्यूरामीटर में यहां बीच में मैंने कुछ एक जगह पे स्पेस बनाया था ना, ये जो स्पेस है इसका नाम होता है बेटा क्रेनियल वीनस साइनस। ध्यान दें, इस स्पेस का नाम क्या है? क्रेनियल वीनस साइनस नाम होता है। तो इसे कहा जाता है क्रेनियल वीनस साइनस नाम देते हैं। ये क्रेनियल वीनस साइनस वो जगह है जहां पर हमारी ब्रेन का यूज्ड ब्लड भरा होता है। यानी ब्रेन के पास ब्लड आया, ब्रेन ने इससे ग्लूकोज ऑक्सीजन यूज कर ली। अब जो वीनस ब्लड है वो कहां भरा होता है? क्रेनियल वीनस साइनस में। हमारे अंदर दो क्रेनियल वीनस साइनस पाए जाते हैं। मूवी देखी थी गजनी? देखी? देखी नहीं? अच्छा। तो गजनी मूवी में आमिर खान का सिर फटा था दो जगह से, एक यहां और एक पीछे। ठीक, वो दोनों जो लोकेशन है वो क्रेनियल वीनस साइनस की लोकेशन है।
वो दोनों लोकेशन किसकी? क्रेनियल वीनस साइनस की, यानी कि आपके हेड में आगे से यहां कान तक पीछे और इधर दोनों कान के बीच में, यहां पर पाए जाते हैं क्रेनियल वीनस साइनस, जो कहां होते हैं? ड्यूरामीटर की दो लेयर्स के बीच में है। यहां पर आप देखिए क्रेनियल वीनस साइनस में, यहां पर आप देखें तो अरेक्नॉइड मीटर कुछ बिलाई लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। ये जो बिलाई लाइक स्ट्रक्चर बनी, इसका नाम होता है अरेक्नॉइड बिलाई। क्या कहा जाता है इसको? अरेक्नॉइड विलाई यहां पर मौजूद होंगे। तो अरेक्नॉइड विलाई किसके अंदर होते हैं? क्रेनियल वीनस साइनस में ओपन होते हैं। अब ये क्रेनियल वीनस साइनस में क्या भरा हुआ है? ब्लड। तो क्रेनियल वीनस साइनस में अपन कहते हैं कि यहां पे ब्लड भरा होगा। अब देखो इनका कनेक्शन क्या है, वो अभी अपने को समझ में आएगा। अरेक्नॉइड मीटर के बाद सबसे अंदर की तरफ जो लेयर पाई जाती है और जो हमारी ब्रेन के टिश्यू के क्लोज कांटेक्ट में होती है, इस लेयर को नाम देते हैं पायामीटर। क्या कहा जाता है? पायामीटर नाम देते हैं। और ये जो पायामीटर है, ये कुछ कुछ जगह पर होगा कि ब्रेन के टिश्यू के एकदम कांटेक्ट में होगी। यानी कि जैसे देखो यहां तक मैं जो बना रहा हूं, यह हमारा ब्रेन है, पर कुछ जगह पे हुआ कि पायामीटर क्या हुआ कि जाकर के ब्रेन टिश्यू के एकदम कांटेक्ट में आ जाती है। तो हमने कहा कि यहां ये क्या हुआ बेटा? अपना ब्रेन का टिश्यू है, तो हमने कहा कि यहां ये वाली लेयर कही जाती है पायामीटर। तो ये लेयर कौन सी है? पायामीटर है। ये जो पायामीटर है, ये भी लेयर बेटा थिन होती है और हाईली वेस्कुलर होती है। थिन होगी और हाईली वेस्कुलर लेयर होती है। तो थिन और हाईली वेस्कुलर लेयर यहां जो पाई जाती है, इसका नाम क्या है? पायामीटर है। पायामीटर इज इन क्लोज कांटेक्ट विद द ब्रेन टिश्यू। तो ये ब्रेन टिश्यू के कांटेक्ट में है। अब यहां पर आपसे सबसे पहले पूछा जा सकता है कि ब्रेन पर पाई जाने वाली मेनिंजेस का आउटर टू इनर करेक्ट सीक्वेंस क्या है? देन आउटर मोस्ट इज ड्यूरामीटर, देन अरेक्नॉइड मीटर एंड देन पायामीटर। याद रखने के लिए एक आसान तरीका, एक फर्टिलाइजर आता है ना, डीएपी, नाम सुना है कि नहीं? डाई अमोनियम फॉस्फेट। ठीक, तो अपने ब्रेन को ज्यादा उर्वरक बनाने के लिए क्या करो? इस फर्टिलाइजर का यूज करो। सबसे आगे कौन? ड्यूरामीटर, फिर कौन? अरेक्नॉइड मीटर, फिर कौन? पायामीटर। ठीक, तो यही डीएपी अपने ब्रेन के अंदर डालो तो वो आपको याद दिला देगा कि मेनिंजेस का सीक्वेंस क्या है। अब आप देखो तो ड्यूरामीटर और अरेक्नॉइड मीटर, इन दोनों के बीच में स्पेस है कि नहीं? है ना? ये जो स्पेस है, इसे कहा जाता है सब ड्यूरल स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? सब ड्यूरल स्पेस कहा जाता है। और इस सब ड्यूरल स्पेस के अंदर भरा होता है सिरस फ्लूइड। यहां पर क्या भरा है? सिरस फ्लूइड भरा होता है। तो सब ड्यूरल स्पेस में एक सिरस फ्लूइड यानी कि वाटरी फ्लूइड भरा होता है। वहीं पर देयर इज अ स्पेस बिटवीन पायामीटर एंड अरेक्नॉइड मीटर, इनके बीच में भी स्पेस है। यहां जो स्पेस है, इट इज कॉल्ड एज सब अरेक्नॉइड स्पेस। क्या बोलते हैं? सब अरेक्नॉइड स्पेस कहा जाता है। और ये जो सब अरेक्नॉइड स्पेस है, यहां पर भरा होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यहां क्या भरा होगा? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी कि एक फ्लूइड है जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी कि सीएसएफ कहा जाता है। तो ये जो सीएसएफ या सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, वेयर इट इज फिल्ड, तो मैं क्या कहूंगा कि इट इज फिल्ड बिटवीन अरेक्नॉइड मीटर एंड पायामीटर। अरेक्नॉइड मीटर और ड्यूरामीटर के बीच वहां के स्पेस में भरे हुए फ्लूइड का नाम क्या होता है? सिरस फ्लूइड, यानी कि सिंपल एक वाटरी फ्लूइड वहां पर भरा होता है। तो अपने को मेनिंजेस के बारे में इतनी बात समझ में आई। इसने क्या किया? ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। अब जो सीएसएफ यहां भरा है, आप देखो ये फ्लूइड कुछ मामले में तो खास होगा ना, कुछ मामले में इसे खास होना चाहिए, तभी आप इसे बाकी टिश्यू फ्लूइड वगैरह नाम नहीं दे रहे। आप नाम क्या दे रहे हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड नाम देते हैं। और इसके काम भी बड़े इंपॉर्टेंट होने चाहिए क्योंकि ब्रेन के पास है। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का पहला काम होता है कि ये काम करता है एज अ शॉक एब्जॉर्बर।
ये क्या काम करेगा? शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब क्या हुआ कि देखो ब्रेन के चारों तरफ भरा है ना, ब्रेन के चारों तरफ भरे होने की वजह से मान लो अगर तुम्हारे पिताजी ने जो है खींच के पीछे से एक थप्पड़ दिया सिर में, ठीक, तो अब क्या होगा कि जो इनर्शिया है वो तो यही कहता है ना कि आपका स्कल जाएगा आगे और ब्रेन से टकराएगा, टकराना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो ब्रेन डैमेज होगा। तो ब्रेन को डैमेज होने से बचाने के लिए यहां बीच में क्या भरा हुआ है? सीएसएफ। वो क्या करेगा? ब्रेन को आराम से यहां पे आने देगा। तो इसने क्या किया? शॉक एब्जॉर्बर का काम किया। न केवल शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है बल्कि सीएसएफ आपको प्रोवाइड करता है ब्यूएंसी। ये क्या प्रोवाइड करता है? ब्यूएंसी प्रोवाइड करता है। ब्यूएंसी का मतलब क्या हुआ? तैराता है ये ब्रेन को। हमारे ब्रेन का जो वेट है, ठीक, ध्यान रखें, हमारे ब्रेन का जो वेट है ये वेट होता है लगभग 1.4 केजी। ब्रेन का वेट लगभग कितना है? 1.4 केजी हमारे ब्रेन का वेट होता है। तो लगभग जो वजन है वो तो होता है 1.4 केजी। पर अगर मैं कहूं कि जो ब्रेन के वेट जिसका हमें एहसास होता है वो वेट होता है केवल 0.18 केजी। केवल कितना? 0.18। सोचो, अगर ब्रेन का पूरा वेट रखा होता है इसके ऊपर तो ब्रेन के नीचे की तरफ जो बोन है उस बोन के ठीक ऊपर जितने न्यूरॉन होते वो न्यूरॉन तो बेटा 1.5 किलो वजन के नीचे बेचारे कुचल गए होते। और उसमें भी क्या हुआ, कई बार हम कूदे भी हैं या फिर अचानक से नीचे की तरफ आया है तो वो न्यूरॉन तो डैमेज हो जाएंगे। तो ब्रेन का वजन कितना था? लगभग 1.5 किलो के आसपास। आपको फील कितना हुआ? 200 ग्राम से भी कम। फील कितना हो रहा है? 200 ग्राम से भी कम। काफी कुछ वैसे ही जैसे हम जब स्विमिंग पूल में या नदी में जब नहा रहे होते हैं तो कई बार अपने फ्रेंड को आराम से अपनी गोद में उठा लेते हैं, ठीक, वजह कि ब्यूएंसी की वजह से वहां वेट कम हो जाता है। तो हमारे ब्रेन का जो वेट लगभग 1.4 केजी था वो एहसास कितना होता है? केवल 0.18 केजी यानी कि 180 ग्राम के आसपास फील होता है। किसकी वजह से? सीएसएफ की वजह से। अब बात आती है कि सीएसएफ एक अलग से नाम है, बनाता कौन है? कोई ना कोई बना भी रहा होगा। तो ये जो सीएसएफ है इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि इट इज फॉर्म्ड बाय कोरॉइड प्लेक्सस। बनाने वाली स्ट्रक्चर का नाम क्या है? कोरॉइड प्लेक्सस। तो इसका फॉर्मेशन करता है कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ ब्रेन। हमारे ब्रेन के अंदर या ब्रेन में जो वेंट्रिकल्स थे ना, एपेंडाइमल एपिथेलिया की हमने बात की थी, तो ब्रेन के इन वेंट्रिकल्स में पाए जाते हैं कोरॉइड प्लेक्सस। ये फॉर्मेशन करते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। तो बनाता कौन है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को कोरॉइड प्लेक्सस ने बनाया। अब बात आती है कि जो चीज अगर बनी है तो कहीं ना कहीं ड्रेन भी होनी चाहिए, आगे जानी भी चाहिए। तो ड्रेन कहां होगा? तो ये जो सीएसएफ है यहां भरा था, इसको यही अरेक्नोइड विली ले जाकर के ड्रेन कहां कर देते हैं? तो ये ड्रेन कर देंगे क्रेनियल वीनस साइनस में। तो अपने को मेनिंजेस के बारे में इतनी बात समझ आई? क्लियर?